When I Have Fears is a poem by John Keats that describes the fears of Keats in a young age. He was died in the age of 29 years when a person just looks at the world in a mature way. Although he was very mature, rather I should say a premature person who has experienced life more closely than anyone else. And in his poetry, we look at the world by the binoculars, by the microscopic angle of John Keats, where he finds pain, sufferings, problems everywhere, where the youngsters are dying with tuberculosis day by day and nobody cares about them. He lost his parents in a very young age. His younger brother was died with tuberculosis. He himself was suffering with that same disease. So the life it was itself a struggle for him, and all of his poems describe his escapism. They describe his wish to leave this world as soon as possible. And I told that in his days of his death, he became a hysterical person, and because of this, because he was writing a lot of books at that time too, but before his death nobody cares what he was writing. But as he was dead, after a century, people found his books, people found his excerpts and they published it. ये बहुत बहुत कम हुआ है इन लोगों के साथ. इवन विलियम ब्लेक, जिसकी हमने पीछे एक पोएम पढ़ी है, ये लोग जब जिंदा थे तो इनको किसी ने पूछा ही नहीं था. एक सेंचुरी तक, बल्कि 1.5 सेंचुरी तक ये लोग इग्नोर रहे थे, इनको कोई नहीं पूछता था. उसके बाद इन लोगों की बुक्स को रिक्रिएट किया गया, पब्लिश किया गया, इनको लाइब्रेरीज में रखा गया. इसका मतलब है मोस्टली इन पोइट्स के, इन राइटर्स के काम पोस्ट्ह्यूमसली पब्लिश हुए थे. पोस्ट्ह्यूमस कहते हैं वो बुक जो किसी की डेथ के बाद पब्लिश हो. तो कीट्स का भी बहुत सारा काम पोस्ट्ह्यूमस पब्लिश होने वाला था. When I have fears that I may cease to be before my pen has gleaned my teeming brain, before high piled books in charactery hold like rich garners the full ripened grain. कहता है मेरा जहन मुख्तलिफ आइडियाज से भरा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं. जिस तरह से एक फसल भर जाती है, पक जाती है, उसको काश्त करते हैं. यहाँ पे ग्लीन का मतलब है काश्त करना, कल्टीवेट करना. उसका माइंड आइडियाज से फुल है, भरा हुआ है, लेकिन उसको खौफ है. कुछ ऐसे खौफ हैं जिन्हें वो ख़त्म नहीं कर पा रहा. वो चाहता है कि वो खौफ उसके जहन से निकल जाएं, लेकिन दिमाग आइडिया से भरा हुआ है. उनको आइडियाज को किस कैरेक्टर में उतारे. कहता है जिस तरह से हम बुक्स को पायल लगा देते हैं, एक ढेर लगा देते हैं, मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर्स, वो आइडियाज उस तरह फिर रहे हैं जिस तरह एक पके हुए दाने एक के बाद एक एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं. गार्नर्स का मतलब होता है जो जो दानों को सिट्टे में से निकालते हैं, उसको गार्निंग कहते हैं. तो वो उनको अपने उस पेज पे नहीं लाना चाह रहा, क्योंकि फास्ट अप्रोचिंग डेथ उसको डरा रही है, और वो अब उसके आइडियाज को खत्म करना चाहती है जो वो अपने आइडियाज को खत्म होने नहीं देना चाहता. When I behold upon the night starred face huge cloudy symbols of a high romance, and feel that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance. कितनी खूबसूरत लाइंस हैं. कहता है जब मैं रात को देखता हूँ तारों भरे आसमान को, तो मुझे क्या नजर आता है, क्लाउड्स नजर आते हैं. और वो कौन से क्लाउडी सिंबल्स हैं. यहाँ पे दो चीजें हैं. पहली बात, जो नाइट है ये इसके दिमाग के अंधेरे को जाहिर करती है. इसके इस वक्त दिमाग में खौफ की डार्कनेस है जो छाई हुई है. दूसरी तरफ अगर उसके आइडियाज हैं वो क्लाउडी हैं. वो भी कैसे. हाई रोमांस मीन बहुत खूबसूरत चीज तो नजर आ रही है, लेकिन उस खूबसूरत चीज को बयान करना नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग क्लाउडी हो चुका है. बीमारी की वजह से वो अपने आप को अपनी सख्त को जो एबिलिटी है सोचने की, उसको एक बैलेंस पे नहीं ला पा रहा. फिर वो कहता है जब मैं इन सिंबल्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनको कभी ट्रेस नहीं कर पाऊंगा. देयर शैडोज, यहाँ तक कि मैं तो इन स्टारी स्काई के एक शैडो को भी हासिल नहीं कर सकता जिस मैजिकल हैंड ऑफ चांस से ये सितारे बनाए हुए तख्लीक करने वाले ने, बनाने वाले ने जिस मैजिकल हैंड से इन खूबसूरत सितारों को बनाया है, मैं इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरी थिंकिंग एबिलिटी क्लाउडी हो चुकी है और डार्कनेस आ चुकी है उसके ऊपर. डार्कनेस हैज बीन प्रिवेल्ड ओवर दैट. And when I feel fair creatures of an hour
that I shall never look upon thee more, never have relish in the fiery power of unreflecting love than on the shore. Again, the four lines describe his pathetic situation. जब वो कहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ, मैं बहुत गौर से इन सितारों की तरफ देखता हूँ, फेयर क्रिएचर ऑफ एन एवर, फेयर क्रिएचर का मतलब है स्टार्स। ये वो स्टार्स हैं जो रात के खास हिस्से में बहुत ज्यादा चमकना शुरू हो जाते हैं, और यही वो मौका होता है जब एक पोइट, एक राइटर, उसके ऊपर किसी चीज का नुजूल होता है तो वो पोइट्री लिखता है या वो कोई बुक लिखना शुरू करता है। कहता है जब जब वो चीज मेरे जहन में आती है, वो लम्हा आता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कभी तुम सितारों को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। पता नहीं मुझे अगली रात तुम लोगों को देखना होगा या नहीं, लेकिन ना मैं खुद को रेलिश कर पाऊंगा, मुतमईन कर पाऊंगा। फेरी का मतलब है यहाँ पे चमकदार, ब्राइट, इमेजिनरी, ऐसी चीज जिसकी पावर है उसके ऊपर, स्टार्स की पावर है उस रात के अंधेरे में। अनरिफ्लेक्टिंग लव, और ये ऐसा लव है that can be love with the life, that can be love of his beloved, that can be the love with the nature, that can be the love of his writing, that he was writing a poetry at that time. लेकिन ये ऐसा लव है जो अनफुलफिल्ड लव है, कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके उसके अंदर के जो इमोशंस है, उसकी इमेजिनेशन है, उसको कोई पाथवे नहीं मिल रहा, उसको एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो एक अनरिफ्लेक्ट और अनफुलफिल्ड लव को डिस्क्राइब कर रहा है। देन ऑन द शोर, जब इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो किसी न किसी साहिल पे लग जाता है, किसी न किसी किनारे पे लग जाता है। बट बिफोर Keats could reach on that shore, he was died at such a young age. 29 years is not an age to die even, but he couldn't reach to that shore, अपनी जिंदगी के उस साहिल पे नहीं पहुंच पाया, and before reaching to that fulfilled place he was dead. Of the wide world I stand alone and think, till love and fame to nothingness to sink. कहता है मैं आज एक ऐसे किनारे पे खड़ा हूँ जहां यूं मुझे लगता है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि ये फैदम नहीं हो सकती, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ और सोचता हूँ कि दुनिया में अगर मोहब्बत और शोहरत ये दो चीजें हैं तो फिर डूबना किस चीज ने है। शोहरत और जो आपके पास शोहरत होती है या आपके पास मोहब्बत होती है, ये दोनों चीजें कभी डूबती नहीं, लेकिन इन दोनों चीजों को बनाने वाला इंसान सिंक हो जाता है, उस किनारे पे, उस साहिल पे पहुंचने से पहले ही डूब जाता है। कीट्स अपनी लाइफ में मेच्योरिटी पे पहुंचने से पहले ही, अपनी पोइट्री को लोगों तक पहुंचाने से पहले ही दुनिया से चला गया था। इसका मतलब ये था कि वो इस कदर प्रिडिक्टेबल था, वो प्रिडिक्शन कर रहा था अपनी लाइफ की, उसे पता था कि मैं मजीद ये दुनिया देख नहीं सकूंगा, और अपने अपनी पोएम्स में ये चीजें ऑलरेडी लिख गया था वो। So he is a pure romantic poet who can describe the nature in its nude and bleak form, but in spite of that, he was a person who left this world in such a premature age that was not the age to go away this mortal world. That's it.